नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 12 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं प्रहार। सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर की मर्डर मिस्ट्री की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुख्यात गैंगस्टर विनय त्यागी हत्याकांड में पुलिस पर गाज गिरी है। लापरवाही बरतने के आरोप में 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। ये पुलिसकर्मी गैंगस्टर विनय को पेशी के लिए कोर्ट ले जा रहे थे। गैंगस्टर विनय का परिवार पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहा है। विनय की बहन का कहना है कि 750 करोड़ की चोरी दबाने के लिए साजिशन विनय की हत्या कराई गई। इसमें पुलिस की भी मिलीभगत है। 3 दिन पहले हरिद्वार में यह घटना तब हुई थी जब पुलिस विनय त्यागी को कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी और इसी दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी का पीछा किया और लक्सर फ्लाईओवर के पास जाम के दौरान अचानक गोलियां चला दी। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद बदमाश मौके से फरार हो गए थे। इसके बाद हरिद्वार पुलिस ने विनय त्यागी को एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया था। हालांकि 25 दिसंबर को पुलिस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर हाईवे से वारदात को अंजाम देने वाले दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया था। बड़ी खबर आपको बता दें, 750 करोड़ की चोरी का मामला छिपाने के लिए विनय की बहन आरोप लगा रही है कि पुलिस की मिलीभगत से उनके भाई की हत्या कराई गई। दरअसल जब विनय को पेशी के लिए लेकर जा रहे थे, कोर्ट ले जाते वक्त ही ये फायरिंग हुई जिसमें उनकी जान गई। अस्पताल में उनका इलाज चला जरूर, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली, उनकी जान चली गई। पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड के कुख्यात गैंगस्टर विनय त्यागी उर्फ टिंकू त्यागी की क्राइम हिस्ट्री भी आपको बता दें। यह भी कोई दूध का धुला नहीं है जिसकी हत्या हुई है। विनय त्यागी पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली में करीब 64 मामले दर्ज हैं। 16 साल की उम्र से ही अपराध की दुनिया में विनय ने कदम रख दिया था और उसका पहला अपराध मुजफ्फरनगर के एक गांव में प्रेम प्रसंग विवाद को लेकर था। यह डबल मर्डर था। विनय बदन सिंह भद्दो और साथ ही भूपेंद्र बाफर और नीरज भाटी जैसे कुख्यात गैंगस्टर्स के संपर्क में रहा। साल 2015 में 2 युवकों के अपहरण और हत्या के मामले में उसका नाम बड़े स्तर पर चर्चा में आया। तमाम रिश्तेदार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और मेरठ का ये घर है। परिवार की स्थिति किस तरह की होगी वो भी सब समझ सकते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूदेव शर्मा है। जी, आप परिवार से ही हैं विनय त्यागी? हमारे यहाँ मानसरा में ही ब्याहे हैं। वो नीरज त्यागी जी हैं, उनकी बहन जो है, हमारी बहन ब्याही थी इनको। लेकिन ये जो घटना हुई है, इस घटना को लेके आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? इस बारे में नहीं बोल रहे हैं कुछ, अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी है उनकी। अभी हम लोग गांव से आए, हमें तो हमारे तो रिश्तेदार है, हमें तो इसलिए थोड़ी परेशानी हो रही है खुद ही। अच्छा, जांच को लेके आप लोग चाहते हैं? 2 लोगों को पकड़ा भी है जिन्होंने हमला किया था। पूर्ण जानकारी नहीं है हमें, इस बारे की जानकारी नहीं। परिवार के लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं क्योंकि विनय त्यागी की पत्नी और उनके कुछ रिश्तेदार उनके साथ ही, उनकी बॉडी के साथ आ रहे हैं और फिलहाल जो यहाँ पर गांव के लोग आए हुए हैं उन्हें बहुत ज्यादा इस बारे में बातचीत नहीं करना। आपको बता दें, इस पूरे मामले के अंदर 2 आरोपी जो हैं उनको हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था बिजनौर के पास के जंगलों से, जिन्होंने फायरिंग की थी। लेकिन आखिरकार पुलिस कस्टडी में विनय त्यागी पर हमला क्यों किया गया, इसमें कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। उनके परिवार के कुछ लोगों ने, उनकी बहन ने ऋषिकेश के अस्पताल में इस तरह की बातें कही हैं कि 700 कुछ करोड़ रुपए के चोरी के बारे में उनको जानकारी थी और उसी पैसे को वो ईडी को देना चाहते थे। लेकिन उससे पहले ही साजिश के तहत कुछ दुश्मन थे जिन्होंने रेकी करवाई और फिर विनय त्यागी पर गोलियों से हमला करवा दिया। इस पूरे मामले के अंदर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है क्योंकि मेरठ के अंदर साल 2015 में बदन सिंह भद्दो जो हैं उनके बेहद करीबी बताया जाता था विनय त्यागी को। बदन सिंह भद्दो जो है वो अभी फरार है। विनय त्यागी कुछ समय दुबई में भी रहे थे। तकरीबन 54 से ज्यादा मुकदमे जो हैं वो विनय त्यागी पर चल रहे थे। लेकिन परिवार की स्थिति अभी इस तरह की है, अभी कोई बात नहीं करना चाहता है। मेरठ पुलिस का ये कहना है कि ये जो घर है जागृति विहार में, ये पिछले काफी समय से घर बंद रहता था और यहाँ पर विनय त्यागी का कोई परिवार के लोग नहीं रहते। हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी की बहन ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विनय की बहन का कहना है कि देहरादून से कुल 750 करोड़ की चोरी हुई। इसमें पैसा, ज्वेलरी और बेनामी प्रॉपर्टी के कागजात थे। ये माल ठेकेदार सुभाष त्यागी का था। उसने ईडी से बचने को देहरादून में डॉक्टर के यहां छिपाया था।
विनय त्यागी को इस बात की जानकारी हुई। विनय और ठेकेदार की पुरानी रंजिश थी, इसलिए विनय ने पूरा माल चुराया और वो ईडी को सौंपने जा रहा था। रास्ते में ही देहरादून पुलिस ने विनय को पत्नी समेत अरेस्ट कर लिया। सारा माल बरामद किया गया। गैंगस्टर की बहन का आरोप है कि विनय को पेशी पर ले जाते वक्त मारने की साजिश थी ताकि वो ईडी या किसी और एजेंसी के सामने मुंह ना खोल पाए। विनय की बहन ने उत्तराखंड की पुलिस पर हत्या की साजिश में मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। 750 करोड़ रुपए का मामला है, ये छापे की वजह से था। और ये ईडी के सिर्फ छापे से बचने के लिए, इसके घर पे भी छापा पड़ा है, ईडी से बचने के लिए डॉक्टर प्रमोद के यहाँ पे ये पैसा रखा था। और ये बात विनय त्यागी को भी बताई थी इसने, डॉक्टर प्रमोद ने। और उन दोनों ने ही प्रोग्राम बनाया था कि इसको दे देते हैं। विनय त्यागी की पहले से ही उससे थोड़ी सी खुन्नस चल रही थी आपस में उनकी, क्योंकि जब प्रमोद का जब इलेक्शन वगैरह हुए थे तब उसने उसको काफ़ी परेशान किया था विनय त्यागी को। डॉक्टर किसने, सुभाष त्यागी ठेकेदार ने, उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। उन्होंने उसको बहुत परेशान किया था, राजनीतिक रूप से भी परेशान किया था, धमकियाँ वगैरह दी थी और मुकदमे वगैरह भी लगाए थे। तो तब उस वजह से उन्होंने सोचा कि इसको ईडी को पैसा देते हैं। जब वो ईडी को पैसे लेके जा रहा था लेने के लिए, तब ये सब साजिश करी गई कि इसको पकड़ा दिया जाए। तो उसको पकड़ा दिया गया। फिर जो उसको पकड़ लेंगे तो जब पकड़ने के लिए भागे होंगे तो उसको वो लेके भाग गया पैसा वो लेके भाग गया, है ना, कि भाई मुझे पकड़ रहे हैं, तो वो बचने की कोशिश कर रहा था। तो गैंगस्टर विनय पर जब फायरिंग हुई उस दौरान जो वीडियो सामने आए उसमें दिख रहा है कि बदमाश भाग रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले एक्शन नहीं ले रहे हैं। उनके हाथ में बंदूक भी तो है, वो बंदूक चला सकते थे, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया और इसी इनएक्शन की वजह से 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। देखिए, क्योंकि पुलिस अभिरक्षा में जो गोलीबारी की गई थी उसमें पुलिस द्वारा जो है कोई काउंटर में कोई कार्रवाई न करना ऐसा प्रदर्शित हो रहा था, जिसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है। उसको ध्यान में रखते हुए विस्तृत इंक्वायरी एसपी ग्रामीण के स्तर से की जा रही है। तीनों ही पुलिसकर्मियों को जो सुरक्षा में लगे थे, जिनके द्वारा शिथिलता दर्शित की गई थी, उनके खिलाफ उनको तत्काल सस्पेंड किया गया है। हमारे सहयोगी अभय पराशर इस खबर पर जुड़ गए हैं। अभय, वीडियो में जो दिखाई दे रहा है वो तो पुलिस का इनएक्शन दिखाई दे रहा है, क्योंकि सामने जब अपराधी भाग रहा हो और गोली चलाकर भाग रहा हो, उसके बावजूद पुलिस वाले के हाथ में हथियार होने पर भी वो एक्शन ना ले, ये कहीं तो साजिश हुई है। देखिए, बिल्कुल, और यही वजह है कि एक इंक्वायरी बैठाई गई है कि आखिरकार जो पुलिसकर्मी सुरक्षा में थे, जिनकी जिम्मेदारी थी विनय त्यागी को सही सलामत कोर्ट में पहुंचाना, तो उन लोगों ने अपराधियों के ऊपर फायरिंग क्यों नहीं की। जब खुलेआम गोली मारी गई विनय त्यागी को, तो उसके बाद जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इसी वजह से तीनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। वहां के एसएसपी ने एक जांच कमेटी भी गठित की है हरिद्वार एसएसपी के द्वारा। इस पूरे मामले के अंदर सरेआम गोली क्यों मारी गई, जिस तरीके के परिवार के भी आरोप हैं, उनको भी पुलिस ने अपनी जांच के अंदर शामिल किया है। क्योंकि विनय त्यागी की बहन ने 700 कुछ करोड़ रुपए के ये बात बताई है कि वो इंफॉर्मेशन जो है ईडी को देने जा रहा था, इसीलिए जो ठेकेदार है उसने ये पूरी साजिश करवाई और विनय त्यागी पर गोली चलवाई। कोई ना कोई वजह जरूर है, कोई दुश्मन था जो कि विनय त्यागी को रास्ते से हटाना चाहता था। लेकिन क्या विनय त्यागी के परिवार के आरोपों में कोई सच्चाई भी है, क्योंकि विनय भी गैंगस्टर रहा है। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। बहुत शुक्रिया भाई आपका इस पूरी जानकारी के लिए। महाराष्ट्र के रायगढ़ में पार्षद पति हत्याकांड में पुलिस का एक्शन हुआ है। पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 9 आरोपियों को अरेस्ट किया है। खोपोली से शिवसेना शिंदे गुट के पार्षद मानसी कालोखे ने पति की सरेआम धारदार हथियार से हत्या कर दी। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे मंगेश कालोखे अपनी बेटियों को स्कूल छोड़कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान बिहारी इलाके में एक बार के पास घात लगाकर बैठे हमलावरों ने मंगेश कालोखे का पीछा किया, फिर घेर कर उन्हें जमीन पर गिराया और फिर तलवार, दराती और कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किए। यह हमला इतना घातक था कि मंगेश सदाशिव कालोखे की मौके पर ही मौत हो गई। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने हत्या और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया है। 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि मंगेश की हत्या हालिया नगर निकाय चुनाव में हार जीत को लेकर राजनीतिक रंजिश का नतीजा है।
ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हाथ में धारदार हथियार दिखाई दे रहे हैं और लगातार एक के बाद एक कई सारे वार किए गए। ये तस्वीर एक बार फिर से शुरुआत से देखें। पहले इसे नीचे गिराया गया और फिर एक व्यक्ति ने वार करना शुरू किया, फिर दूसरे ने हमला करना शुरू किया। इतने में तीसरा व्यक्ति भी आ गया, उसने भी अपने पास से कोई धारदार हथियार निकाला, उसने वार करना शुरू किया। दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, पूरा मामला क्या है? राजनीतिक रंजिश है, क्या क्या एंगल है इसमें? देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र में कई जगहों पर स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे। रायगढ़ का ये जो गांव है, यहाँ पर जो चुनाव हुआ था उसमें जो मृतक व्यक्ति है उनकी पत्नी मानसी ने अपने अपोनेंट्स को हराया था और जो हारने वाले लोग हैं उनकी तरफ से संभवतः इस हत्या को अंजाम दिया गया होगा। इस तरह की प्राइमरी जांच में सामने आ रही है। ये मामला इसीलिए भी काफी गंभीर है क्योंकि जिसकी हत्या हुई वो सत्ताधारी पार्टी शिंदे सेना का नेता था और जिन पर आरोप लगा है वो भी सत्ता में सहयोगी एनसीपी अजीत पवार के पार्टी के नेता है। और यही वजह है कि ये पूरा मामला इतना ज्यादा गंभीर हो जा रहा है। प्राथमिक जांच के अनुसार संभवतः सियासी रंजिश इसके हत्या के पीछे की वजह हो सकती है क्योंकि जिस तरह से करारी हार मिली थी रायगढ़ में, जिस जगह यह चुनाव हो रहा था वहां पर शिंदे सेना और एनसीपी अजीत पवार आमने सामने थे और जिनकी हार हुई थी उनकी एक लंबे समय से यहां पर रंजिश रही है मृतक के साथ। तो संभवतः यह वजह हो सकती है। इस पूरी घटना के बाद खुद एकनाथ शिंदे घटनास्थल पर गए, उन्होंने पीड़ित परिवार से बातचीत की और उन्हें भरोसा दिलाया है कि जो भी आरोपी उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बड़ा सवाल यह है कि जिस राज्य में सत्ताधारी पार्टी के नेता की हत्या की जा रही हो और जिन पर आरोप लग रहा है वो भी सत्ताधारी पार्टी के नेता है, तो ऐसे में विपक्ष को एक मौका मिल गया है कि वो सरकार पर निशाना साध रहे कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दा अब काफी ज्यादा गंभीर हो गया महाराष्ट्र में। जी बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। अब खबर प्रहार में गुजरात के बनासकांठा से, जहां पुलिस ने क्रिमिनल्स को कानून का डर दिखाने के लिए बड़ा एक्शन लिया है। बनासकांठा में पुलिस ने हत्याकांड के 6 आरोपियों का जुलूस निकाला। सभी आरोपियों को पुलिस ने ऐसे एरो सर्कल के पास घुमाया जहां लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। दरअसल पालनपुर अहमदाबाद हाईवे पर भरत चौधरी नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी भार्कर उर्फ लालू समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अपराधियों को सख्त मैसेज देने के लिए पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला है। भरत चौधरी नाम के एक युवक की हत्या का ये मामला है। मास्टरमाइंड समेत 6 आरोपी अरेस्ट किए गए और इनका समाज के सामने जुलूस इसलिए निकाला गया जिससे कि इन हत्यारों की हेकड़ी निकाली जा सके। अगर अपराध किया तो ऐसा ही अंजाम होगा। नेम एंड शेम आप समझ लीजिए, इसे इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि हत्यारों का नाम लिया जाएगा, उनकी तस्वीरें लोगों के सामने होगी, लगड़ा कर चल रहा अपराधी ये बताने के लिए काफी है। अगर अपराध हुआ तो अंजाम भी वैसा ही होगा। हमारे सहयोगी निर्णय कपूर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। निर्णय, अपराधियों के ऊपर एक्शन होना अलग बात है लेकिन ऐसे जुलूस निकालना तो एक संदेश देना है समाज में कि अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल इन अपराधियों का क्या हुआ? देखिए, इसमें ये संदेश देना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई इस व्यक्ति की, भरत चौधरी नाम के, वो अपने आप में काफी शॉकिंग एक घटना थी। आपको बता दें 20 तारीख का ये वाकया जिसमें करीब 25 लोगों ने मिलकर के इस व्यक्ति को मार दिया था और 3-4 मिनट में ही वो गायब हो गए। तलवारों से उस पर हमला किया। तो जिस घिनौनी तरीके से उसको मारा गया तो जाहिर सी बात है कि लोगों में एक गुस्सा था और इस घटना को लेकर के पुलिस लगातार इन आरोपियों को ढूंढ रही थी जिसमें से 6 अभी पकड़े गए हैं और करीब 24 लोगों के खिलाफ एफआईआर दाखिल की गई है। बाकी लोगों को ढूंढा जा रहा है और जिस प्रकार से इनकी परेड निकाली गई उससे एक संदेश भी साफ है कि जो सलूक इन्होंने किया इनोसेंट व्यक्ति के साथ, एक कुछ पैसे के लेन देन का मामला था जिसको लेकर के इतनी बुरी तरीके से उसकी हत्या कर दी गई और वो भी सरेआम। आप देख सकते हैं ये मेन हाईवे है अहमदाबाद पालनपुर का जहां पे बिल्कुल। निर्णय, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब बात होगी जानलेवा अंगीठी की। बिहार के छपरा में एक दर्दनाक हादसा हुआ है जहां अंगीठी जलाकर सोने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 की हालत गंभीर है। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
बताया जा रहा है कि चारों की मौत दम घुटने के कारण हुई। मरने वालों में 3 बच्चे और एक 70 साल की बुजुर्ग महिला है। मारे गए तीनों बच्चे मौसेरे भाई बहन हैं। वो सर्दी की छुट्टियां मनाने अपने ननिहाल आए हुए थे। इनमें से 2 बच्चों के पिता उत्तर प्रदेश के पीसीएस अधिकारी हैं। बताया जा रहा है कि ठंड से बचने के लिए कमरे में अंगीठी जलाकर सोई थी और अंगीठी देर रात तक जलती रह गई। इस वजह से कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भर गई। धीरे धीरे ऑक्सीजन का स्तर कम होता चला गया। गहरी नींद में होने के कारण किसी को इसकी भनक नहीं लगी और दम घुटने के कारण चारों की मौत हो गई। बाबा बागेश्वर के 36 दौरे पर इस वक्त सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने बीजेपी और छत्तीसगढ़ सरकार पर जबरदस्त अटैक किया। बाबा बागेश्वर को बीजेपी का एजेंट बता दिया। इसे लेकर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने इसे बाबा बागेश्वर और सनातनियों का अपमान बताया। कहा छत्तीसगढ़ की भिलाई में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम चल रहा है। वो कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहले विमान से रायपुर आए, फिर वहां से भिलाई पहुंचे। बाबा बागेश्वर जिस विमान से रायपुर आए थे वो सरकारी विमान था। इस विमान में छत्तीसगढ़ सरकार के एक मंत्री भी बैठे हुए थे। अब धीरेन्द्र शास्त्री को सरकारी विमान की सुविधा मिलने पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। भागवताचार्य नहीं है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक है और इसीलिए उनको शासकीय हवाई जहाज मिलता है, उसी कारण से उसको प्रोटोकॉल मिल रहा है और प्रचार अभी तक वही करते रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से बहुत लोगों को चुपचाप मदद करती रही है, लेकिन अब ये खुलेआम हो रहा है और शासकीय धन का दुरुपयोग हो रहा है अपने पार्टी के प्रचार के लिए। हमारा ये देश ऋषि मुनियों का देश है प्राचीन समय से ही, और ऋषि मुनियों का सम्मान होते आया है। और आज अगर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को अगर वो बीजेपी के एजेंट कह रहे हैं तो ये सनातन का अपमान है और बागेश्वर धाम का अपमान है। निश्चित रूप से इसका निर्णय जनता करेगी। भिलाई में बाबा बागेश्वर के हनुमंत कथा का चौथा दिन है। कल हनुमंत कथा का समापन होगा, लेकिन उनके प्रोटोकॉल को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी सरकार ने सरकारी विमान को एयर टैक्सी बना दिया है। बीजेपी का भी इस पर जवाब आ गया। बीजेपी का कहना है कि सनातनियों का अपमान करना तो कांग्रेस का इतिहास रहा है। श्री राम। बागेश्वर छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा इस सरकार पूरी तरह से दुरुपयोग कर रही है। एक तरफ गांव में 1 रुपए खर्च करने के लिए पैसा नहीं है और यहाँ पे प्रोटोकॉल मेंटेन करने के लिए बस हमारे सरकारी जहाज को पूरी तरह से इन्होंने एयर टैक्सी बना दिया। और बाकी तो वीडियो आप देख ही रहे हैं, मतलब दुर्भाग्यजनक है छत्तीसगढ़ के लिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष सनातन और सनातनियों से इतनी घृणा करती है कि बात बात पर आलोचना करना ये कांग्रेस की आदत हो गई है और ये उनकी सनातन और सनातनियों के प्रति घृणा बार बार उजागर होता है। अभी भी कांग्रेस के नेता वही कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली एक बार फिर से गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। लाख कोशिशों के बाद भी राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार है। अक्षरधाम और आनंद विहार में सबसे ज्यादा 445 AQI दर्ज किया गया, तो ITO में 402 है और इंडिया गेट पर 378 है। धौलाकुआं में 320 दर्ज किया गया। 40 में से 20 सेंटर्स का AQI तो रेड जोन में है। इस बीच प्रदूषण के परमानेंट इलाज के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए ग्रैब 4 के 2 पाबंदियों को अब स्थायी तौर पर लागू कर दिया गया है। अब बिना वैध पोल्यूशन सर्टिफिकेट के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल नहीं मिलेंगे। साथ ही ग्रैब 4 लागू होने पर सिर्फ BS6 मानक वाली गाड़ियों को ही दिल्ली में एंट्री दी जाएगी। अब से ये तय किया गया है कि जो ग्रैब 4 के रिस्ट्रिक्शंस थी उनमें 2 रिस्ट्रिक्शंस को परमानेंटली कर दिया गया है। एक, दिल्ली के अंदर साल भर अब PUCC आपको जरूरी होगा। कहीं पे भी आप बिना पोल्यूशन कंट्रोल
सर्टिफिकेट के फ्यूल नहीं मिलेगा, ये अगले ऑर्डर तक के लिए इसको जारी कर दिया गया है। दूसरी बात, अब के बाद अगर कहीं हमें ग्रैब 4 लगाने की स्थिति आती है तो उस ग्रैब 4 के अंदर जो भारत स्टेज 6 से कम की जो दिल्ली से बाहर की गाड़ियां हैं उनको भी आने में भारत स्टेज 6 से कम की गाड़ियों के ऊपर ग्रैब 4 के दौरान बैन रहेगा। तो ये दो चीजें जो हैं ये ग्रैब 4 के साथ, और एक जो है वो पीयूसीसी की हमने इसको परमानेंटली किया। सभी को अपने पोल्यूशन कंट्रोल्स को कंट्रोल में रखना होगा, पोल्यूशन को मान्यताओं को चेक कराते रहना होगा। और अभी तक 27 ऐसे पोल्यूशन सेंटर्स जिनमें खामियां पाई गई थी उनको सस्पेंड किया गया था, उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया परमानेंटली। यूपी की कुंडा के राजा और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया एक बार फिर अपनी शाही जीवन शैली को लेकर चर्चा में हैं। इस बार उनके अस्तबल की शान बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र से एक बेहद बेशकीमती और दुर्लभ मारवाड़ी घोड़ा पहुंचा है। इसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये घोड़ा राजा भैया को महाराष्ट्र के उनके करीबी मित्र ने गिफ्ट किया है। उनका नाम राजा भैया ने विजयराज रख दिया है। विजयराज को एसी एम्बुलेंस के जरिए महाराष्ट्र से यूपी तक लाया गया ताकि रास्ते में विजयराज को कोई तकलीफ ना हो। कुंडा पहुंचने पर राजा भैया ने वेलकम भी किया, पूजा की, फिर अस्तबल में उसे शामिल किया गया। और विजयराज की कद काठी देखकर भी आप अंदाजा लगा ही सकते हैं, कोई आम घोड़ा तो दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि इसकी अपनी एक लीगल आइडेंटिटी भी है। विजयराज का अपना पासपोर्ट भी बना हुआ है। उसके पासपोर्ट पर नस्ल, कद, काठी, रंग की पूरी जानकारी दर्ज है। साथ ही घोड़े के माता पिता और पिछली 3 पीढ़ियों तक का रिकॉर्ड मौजूद है। मारवाड़ी नस्ल की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए बाकायदा डीएनए रिपोर्ट भी है।